आज हमारे साथ जो पेशेंट हैं, आप देख ही सकते हो कि इनकी कंडीशन क्या है, इनका कितना हेयर लॉस आ चुका है। तो लगभग इस ग्रेड में जब किसी का बॉल्डनेस होता है तो इस ग्रेड में हम हमेशा ही पेशेंट को बोलते हैं कि भाई 2 बार में आपका ट्रांसप्लांट होगा, क्योंकि इस एरिया में 5500 से 6000 ग्राफ्ट तक लगते हैं और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास डोनर नहीं होता। डोनर मतलब कि वो हिस्सा जहाँ से हमारे बालों को निकाला जाता है। तो इस एरिया से जब इनके बालों को निकालना है तो लगभग एक बार में 3500 ही ग्राफ्ट निकल सकते हैं। बहुत अच्छा किसी का डोनर हो तो बियर्ड और डोनर दोनों को मिलाकर लगभग 4000 ग्राफ्ट भी निकाले जा सकते हैं अगर बहुत अच्छा डोनर हो तो। वीक डोनर में तो 3500 मैक्सिमम निकल सकते हैं ग्राफ्ट। तो इस कंडीशन में इनका जो फ्रंट का हमने प्लान किया है, इस अकॉर्डिंग आज इनकी सर्जरी है। जो सर्जरी होगी उस सर्जरी को पूरा हम डिटेल में आपको शॉर्ट के माध्यम से भी शेयर करेंगे। आप शॉर्ट वाले ऑप्शन में जाना तो आपको मिल जाएंगे इनके वो सारे वीडियोस। बाकी इनकी जो भी सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद में भी हम एक पॉडकास्ट शूट करेंगे जिसमें हम आपको इनकी जो कंडीशन है वो कंडीशन पूरी बताएंगे कि इस तरीके से इनका प्लान रहा, इनका एक्सपीरियंस जो भी रहा डॉक्टर के साथ, इनको कितना दर्द होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्लिनिक स्टाफ का बिहेवियर, सारी चीज़ों को लेकर अपन मतलब चर्चा करेंगे, ताकि आप भी जैसे किसी क्लिनिक को सर्च कर रहे हो और इन वीडियोस को देख रहे हो और आपको ये ट्रस्ट आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि वाकई में इसका रिजल्ट आता है कि नहीं आता, तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो अभी हम प्रमोद भाई से कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ही सारी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं। तो कुछ वो हमसे क्वेश्चंस करेंगे, कहीं ना कहीं आपके भी वो क्वेश्चन होंगे क्योंकि आप भी ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हो। तो प्रमोद भाई से सबसे पहली बात ये है कि जैसे आपका हेयर लॉस जब शुरू हुआ था तो उस टाइम पर आपको मतलब कि कब एहसास हो गया था कि ये हमारी बॉडीनेस टोटल आ जाएगी? मतलब देखते देखते कितने टाइम बाद हमें आपको समझ में आ गया था? मेरे को 8-10 साल हो गया था। 8-10 साल बाद समझ में आया कि बोल बॉडीनेस आ रही है। अच्छा, आपका जो बॉडीनेस क्राउन से शुरू हुआ था कि फ्रंट से कम होना शुरू हुआ था? क्राउन से। क्राउन से। जब क्राउन से आपका स्टार्ट ऐसे हुआ, आप पीछे से आगे की तरफ, आगे से पहले खाली नहीं हुआ था? नहीं, अच्छा, बाद में आपका ये बाद आगे में। खाली हुआ। पहले का तो लुक तो काफ़ी अच्छा होता हाँ, है। पहले का लुक बहुत अच्छा था, लेकिन क्राउन जब हो रहा था मतलब तो मैं मिरर में देखा बैक साइड, तो मैं सोचा शायद नॉर्मल है, हो रहा था। अच्छा। लेकिन जो सामने का मेरा फ्रेंड था तो उसमें मतलब कंडीशन फुलफिल थी, बाल मतलब पूरा अच्छे बाल अच्छे थे। थे। लेकिन फिर अचानक एकदम से बाल बहुत तेज़ी से चली गई हमारी, बहुत पतले पहले स्पेस पहले लेना। पतले हुए, फिर तेज़ी से चली गई। अच्छा, पहले आपका गंजा एरिया ऐसे दिखने लगा हाँ फ्रंट से। हाँ, थोड़ा सा पीछे हाँ हाँ। है ना, क्राउन में मेरा गंजापन आ गया। फिर आगे बाल थे, लेकिन वो जो बालों की जो मतलब जो मोटाई हाँ वो अचानक कम हुई, उसके बाद धीरे धीरे गंजापन आ गया टोटल आ गया। टोटल। इसके बाद आपने मतलब कि क्या ट्रीटमेंट लिए? जैसे गंजापन इतना आ जाता है तो फिर आपने कोई? उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया, लेकिन जो जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, इनको देख के, और जो आयुर्वेदिक टाइप से मेडिसिन बताते थे कि धनिया को पीस के लगाओ, प्याज को लगाओ, और एक जो फूल होता है ना, भृंगराज, जो फूल भृंगराज होते का। हैं उसको पत्तियां पीसो और उसको लगाओ। मैंने वो सारे सब कुछ किया और लगाया भी, लेकिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं और कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, इन सब अदरवाइज चीज़ों और चले गए बाल और पतले हो गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये से। सब मैंने किया। इस कंडीशन में जब आपने मिनॉक्सिडिल का भी नाम सुना होगा, उसको ट्राई किया आपने नहीं, कभी? उसको नहीं किया मैंने। कभी नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने जहाँ तक सर्च किया था मिनोक्सिडिल के बारे में, कि जब तक आप लगाओगे तो उसका असर जब तक रहेगा तो वो बाल आ जाएंगे, 100% बाल आएंगे, लेकिन जैसे ही आप बंद करेंगे तो वो बाल चले जाएंगे। देखो, मेरी भी मतलब बॉल्डनेस थी, आपने मेरी पुरानी फ़ोटोज़ देखी होगी। उस कंडीशन में मैंने भी मिनॉक्सिडिल का यूज़ किया था, तब हमें रिजल्ट नहीं मिला। बट हमने ये देखा कि ट्रांसप्लांट जो हमारे एग्जिस्टिंग हेयर थे उस पर हम मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे थे तो वो अच्छे हो गए थे। बट जहाँ पर गंजापन था, जहाँ पर बिल्कुल स्किन साफ थी, वहाँ पर कोई इम्प्रूव नहीं आया था। हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं कि इंसान लगता है कि मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल आएंगे, बाल नहीं आते। जो बाल हैं बस वही फिक्स हो सकते हैं, मतलब वो बाल अच्छे हो सकते हैं, बस ये होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी जैसे यूट्यूब में और सोशल मीडिया में ट्राया का चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही चल रहा है ट्राया का, है ना। दूसरा, कुछ लोग वीडियो में मतलब रोल करते हुए जैसे आदिवासी ऑयल हो गया, और कुछ बोलते कि नकली भी कुछ लोग ये गूगल दे देता है, या मतलब ओरिजिनल नहीं मिलता। हाँ। तो ये ट्राया का थोड़ा सा आप हमको एक्सप्लेन करिए। जैसे ट्राया का देखो, ट्राया हाँ, अच्छा है, इसके बारे में हम कभी बुरा नहीं बोलेंगे। ठीक है। बस वो इस जगह पर गलत है कि
सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड बोलते हैं वीडियो में हाँ हाँ हाँ। कि ये 3 ग्रेड में आपके बाल वापस आ जाएंगे। तो बाल उस कंडीशन में नहीं आते, सिर्फ उस कंडीशन में आएंगे जैसे आपकी जड़ है या बाल थोड़े बहुत पतले हैं सिर पे, तो उन बाल को मोटा कर देंगे तो वो बाल घना, मतलब कि घनापन दिखने लगता है, गंजापन नहीं रहता। ठीक है। आपकी जो कंडीशन है इसमें आप ट्राया यूज करेंगे तो जहाँ पर जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर कुछ दिख रहे हैं ये कुछ मोटे होंगे तो थोड़ा सा कालापन आ जाएगा, मतलब कि वो एरिया थोड़ा सा ऐसे विजिबल कम होगा। ठीक है। आप बोलो कि मेरी जैसी कंडीशन, मेरी पुरानी कंडीशन और अभी की कंडीशन अगर मैच करेंगे आप लोग तो ये कंडीशन है जो ये कभी वापस नहीं आएगी। ये मैं पिक्चर डाल दूंगा, दिखा दूंगा। ठीक है ठीक है। तो आप वो जो मेरी कंडीशन थी उससे मैं कभी रिकवर नहीं हो पाता। बट इस जगह पर क्या हो जाता है, पेशेंट मिसगाइड इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान होता है कि हमें ट्रांसप्लांट नहीं कराना। ठीक है। हर इंसान चाहता कि हमें ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना, दवा से ठीक हो जाए। बट ट्राया सिर्फ उस जगह पर बेस्ड है जहाँ पर आपका हेयर लॉस हो रहा है। ठीक है। आप वहाँ हेयर लॉस के टाइम पर लो तो बहुत अच्छा होगा। अगर थोड़ी बहुत बॉल्डनेस आई है तो उस जगह पर भी हो सकता है अच्छा। बट आप बोलो कि 5-6 ग्रेड को ठीक कर दे तो कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। ये है। तो जो ट्राया पैकेज देता है, ट्राई का भी पैकेज होता है, तो उसमें भी जो मेडिसिन होती है जैसे मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, ये कुछ सब पैकेज होता है। सुनो, उनकी कंपनियां बदल जाती हाँ, हैं। ठीक है। जो ट्रांसप्लांट के बाद हम जो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं सेम वही वाला पूरा पैकेज होता है। जैसे कि आपको एक मिनोक्सिडिल दिया जाएगा, मिनोक्सिडिल आपकी रूट को एक्टिव करेगा जो डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है। जो आपको फिनेस्ट्राइड दी जाएगी, फिनेस्ट्राइड आपकी जो डीएसटी के कारण हेयर लॉस होता है उसको रोकता है, तो फिनेस्ट्राइड टैबलेट आपकी डीएसटी को ब्लॉक करेगी। फिर इसके बाद आपकी जो बायोटिन है, बायोटिन बाल को हेल्दी करती है, ठीक है। तो बालों को हेल्दी करने वाली भी चीज वो देंगे। तो 3 कॉम्बिनेशन तो वो आपको दे रहे हैं। चौथा आपको शैम्पू देंगे जिससे आपका डेंड्रफ खत्म होगा। कहीं ना कहीं वो भी फायदा कर रही है, उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। बट ये है कि उनका एक ब्रांड, एक पैकेज है तो वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ जाएगा। बाकी आपको उन्हीं चीज़ों को जो चीज़ें उसमें मिल रही हैं वो 1300-1500 रुपए के आसपास मिल जाएंगी, जो 2000-3000 का ट्रीटमेंट चलेगा। अब इस चीज़ में कैसे स्कैम होता है कि आपको लगभग बोल दिया जाएगा 6 महीने तक यूज़ करना। 6 महीने तक आप यूज़ करोगे तो आपको देखो रिस्पांस तो मिलेगा, अगर आप उस कंडीशन में रिस्पांस मिलने वाली, क्योंकि दवाइयाँ कोई ख़राब नहीं होती, कोई गलत नहीं होती, जो प्रॉपर हेयर के लिए बनाएगी। भाई कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा और अच्छा काम कर रही है, बस ये है कि कुछ लोगों को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जिनका मतलब कि बॉल्डनेस शुरू ही हुआ है तो उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिनकी कंडीशन आपकी जैसी या मेरी जैसी जो थी मेरी, तो इन लोगों के लिए नुकसानदायक है क्योंकि वो 6 महीने में कितना सारा पैसा खर्च कर देंगे, कम से कम 20,000 के आसपास कर देंगे। अब इसके बाद फिर उनको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा तो फिर उसमें भी पैसे लगेंगे। इससे अच्छा कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद ये सब चीज़ें ट्राया बाद में भी यूज़ कर लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ट्रांसप्लांट के बाद भी करते हैं लोग, जैसे किसी का फिर से हेयर लॉस हो रहा है या किसी के मतलब कि घनापन कम हो रहा, या फ्रंट का ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ, यहाँ पर ज़रूरत नहीं थी उनको, फिर यहाँ पर बॉल्डनेस आ रही है तो वो लोग यूज़ करते हैं, उनकी काम की चीज़ है। मतलब कि कोई चीज़ गड़बड़ नहीं होती, बस उसको सही यूज़ करना आना चाहिए। ये तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मिनोक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड साइंस के द्वारा मतलब ये प्रूव किया गया कि इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट है फिनेस्ट्राइड लेने में, जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो कुछ परसेंट 2% या 5% आता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या लाइफ टाइम हमको इन चीज़ों को लेना पड़ेगा आफ्टर मतलब हेयर ट्रांसप्लांट? देखो जैसे फिनेस्ट्राइड है, हाँ, तो फिनेस्ट्राइड टैबलेट क्या करती है, कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन को कंट्रोल करती है। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो जैसे सर्जरी लगभग हमारे यहाँ ही 2000 से ज़्यादा कर दी, तो 2000 से ज़्यादा कर दी। हाँ। कभी किसी एक आध केस में किसी पेशेंट ने बोला कि मुझे इससे दिक्कत है, ठीक है, तो फिनेस्ट्राइड को फिर हटा देते हैं और फिर मिनोक्सिडिल में जो फिनेस्ट्राइड मिक्स आता है उसको लगाने के लिए दे देते हैं। ठीक है। बाकी आप ये बोलो कि 1000 लोगों में एक अगर पेशेंट आया तो उसको बोल दिया, और वो कोई साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होता कि परमानेंट हो गया। वो जो दवा खा रहा है और दवा खाने के बाद जब उसको ये सब चीज़ें महसूस हुई, उसने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर ने जैसे बंद कर दिया तो 2 दिन बाद ठीक हो गया वो, जब उसका असर खत्म हुआ। तो हमको ये ट्रांसप्लांट के बाद कब तक हमें ये दवा लेनी पड़ेगी और पीआरपी कब तक लेनी पड़ेगी? ये आपको लगभग 6 महीने तक तो ये फिनेस्ट्राइड, मिनोक्सिडिल, बायोटिन ये सब रेगुलर लेना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आपका 6 महीने में 60% रिजल्ट आ जाएगा, अगर कम रिजल्ट आ रहा है तो लगभग 2 महीने और बढ़ाते हैं डॉक्टर। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद भी अगर रिजल्ट स्लो दिख रहा है तो 1 आध महीने और।
ठीक है, ये पहले से क्लियर चीज़ रखते हैं, बट मिनिमम टाइम हम 6 मंथ का रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको छोड़ना कैसे है, जैसे मिनॉक्सिडिल को आप सुबह शाम लगा रहे थे, तो एक टाइम करना पहले, फिर इसके बाद अल्टरनेट डे पे करना है, फिर 3 दिन में एक बार करना है, और फिर हफ्ते में 2 बार का आप शेड्यूल रखो। जब आप शैम्पू करते हैं उस दिन आप मिनॉक्सिडिल को लगाओ, तो हफ्ते में 2 दिन का शैम्पू को शेड्यूल कर लिया और 2 दिन मिनॉक्सिडिल का अपन ने शेड्यूल कर लिया, और 2-2 दिन में वो कितना चलेगा। जैसे आप इसको रेगुलर यूज़ करोगे तो रेगुलर यूज़ करने में क्या हो जाता है कि एक उसकी आदत पड़ जाती है। आदत पड़ जाती मतलब कि हमारी यूज टू हो जाती है। जैसे आपने बचपन में ऑयल लगाया सिर में, कोकोनट ऑयल, तो ये किसने बताया कि आपको ज़िंदगी भर लगाना। ज़िंदगी भर हम लगाते आए, कभी हमें हेडेक हुई क्या इससे? नहीं। वो एक हमारी आदत बन गई। हम सुबह से ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने का कहीं कॉन्सेप्ट लिखा तो था नहीं, क्या पैदा होने के बाद एक लिख दिया कि आपको ब्रश ही करना है दांत साफ करने के लिए। तो वो हमारी एक आदत में आ जाती जो बचपन से हमें की जाती। ऐसे हम 8 महीने तक आप रेगुलर जब मिनॉक्सिडिल को यूज़ करोगे, तो जिस दिन नहीं करोगे उस दिन आपको याद आएगी कि उसको कर लेना चाहिए। एक आदत में आ जाती है, ये कोई बहुत बड़ा बोझ वाला काम नहीं होता। और मिनॉक्सिडिल एक प्रकार का जेल टाइप का भी काम करता है। उसको आप लगा लोगे तो आप जहाँ जैसे बाल करोगे वैसे रहेंगे, तो वो सबसे अच्छा लगता है। और पीआरपी हमें कितनी सेशन लेना पड़ेगा? पीआरपी का देखो 3 सेशन का डॉक्टर बोलते हैं, 3 सेशन आप लो। पहले 45 दिन में होता है, फिर 60-60 दिन की गैप से ले लेते हैं, तब तक रिजल्ट भी हमारा बहुत अच्छा आ जाता है। रिजल्ट जब हमारा बहुत अच्छा आएगा, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर पीआरपी को आपको 2.5 से 3 महीने के गैप से हमेशा लेना है। हमेशा मीन्स मतलब कि जब तक आपका हेयर लॉस ही आ सकता है। किसी का रहता है, आपने देखा होगा कि बहुत बूढ़े भी हो गए फिर भी उनके बाल हैं, आपने कभी नोटिस किया? तो फिर एक एज के बाद क्या हो जाता है कि या तो बॉल्डनेस बहुत एकदम से रुक जाती है या तो बहुत आ भी जाती है। बट 45 में जो भी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, बहुत 45 और 50 वाले भी करवा रहे हैं ट्रांसप्लांट, बट उन लोगों को फिर आगे नीड ऐसी नहीं होती। बट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन हेयर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहाँ तक तो पहुँचाने के लिए हमें अलग से इंजेक्ट करना पड़ेगा पीआरपी के लिए। तो वो सही है कि भाई जो कंडीशन आज आपने फेस कर ली है, सेकंड टाइम आप ट्रांसप्लांट करा नहीं सकते क्योंकि आपका डोनर खत्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा कि आप उसको सही तरीके से मेंटेन ही करके रखो। जैसे आज मैं पीआरपी कराता हूँ तो मैं सिर्फ इस डर से कराता हूँ कि कहीं मेरी कंडीशन वो ना आ जाए, क्योंकि जब हमारे बाल नहीं होते, जब हमारा समय खराब चलता है, तो उस टाइम पे एक पीआरपी भी बहुत बड़ा बोझ लगती है। ठीक है, जब आप अच्छे हो जाएंगे, जब आप नॉर्मल हो जाएंगे, उस टाइम पर आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो हमें ये शौक से करना चाहिए। जब कोई इंसान अच्छा खासा गोरा रहता है तो वो लगता है कि ये क्रीम वो क्रीम चाहिए, बिल्कुल और परफेक्ट होनी चाहिए। मोटिवेशन कब मिलता है? जब हम कहीं ना कहीं एक अच्छे उस पर पहुँचे, कंडीशन ख़राब ना हो। आपको आज ऐसा लगेगा कि यार हमें मिनॉक्सिडिल क्यों लगाना पड़ा। जब आप ठीक हो जाओगे तो आप शौक से लगाओगे, आप ये देखोगे और कौन सा मिनॉक्सिडिल है जो हमारी और अच्छी ग्रोथ करे, और कौन सी हम दवाई तरीके से खाएं जो हम ठीक रहें। ये चीज़ें बाद में बोझ नहीं रहती, एक छोटा सा टाइम रहता है। जैसे बाद का ट्रांसप्लांट के बाद हम कैसे मेंटेन करते हैं वो हम आपको बताते हैं। 2.5 महीने में एक पीआरपी का शेड्यूल करो, ठीक है। एक पीआरपी आपने कराई, 5 से 6 दिन आप टैबलेट खा लो, ठीक। फिनेस्ट्राइड बायोटीन हमारा 1 हफ्ते खा लो सीधी, ठीक है। और हर 2 दिन में हफ्ते के 2 दिन हम जो शैम्पू लगाते थे उसके साथ हम मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं। ये शेड्यूल की आपको आदत पड़ जाएगी, और यही आदत आज मुझे मतलब कि 4 साल होने वाले हैं इस आदत के साथ, ठीक है। अभी कुछ टाइम से जैसे ऐसा भी नहीं है एकदम कसम खाई कि मिनॉक्सिडिल ही लगाना, 3-4 महीने से नहीं लगा पा रहे, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, घर नहीं पहुंच पाते, कभी यहाँ नहीं रहते, कभी वहाँ चलना फिरना ज़्यादा, बाहर का भी खाना होता है हमारा बहुत ज़्यादा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ट्रांसप्लांट सही डॉक्टर ने सही तरीके से किया तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि पीआरपी और मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड वगैरह टोटल हम बंद कर दें आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, तो क्या हमारे जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो चले जाएंगे? देखो, इसमें 2 टाइप के पर्सन होते हैं। एक होता है कि जिसकी बॉडी में सारी चीज़ें सफिशिएंट हो जाती है 6 मंथ के अंदर, ठीक है, तो वो व्यक्ति टोटल बंद भी कर दे तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे कांटेक्ट में एक ऐसा पर्सन है कि जिसको लगभग 2.5 साल के आसपास हो गए, आज तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको बिल्कुल भी हेयर लॉस नहीं हो रहा। एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि टैबलेट लेने के साथ भी उसको हेयर लॉस हो रहा था, बट 2 साल उसको जैसे कंप्लीट हुए, तीसरी साल अचानक से बंद हुआ, क्योंकि उसकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन थे वो सफिशिएंट नहीं हो पाए थे, तो उसको रेगुलर लेना पड़ा। एक टाइम बाद अपनी बॉडी में सारी चीज़ें पर्याप्त हो गई, जो सफिशिएंट हो गई, इसके बाद उसने बंद कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है।
इन चीज़ों को ना इस पे लेके मॉनिटर करना पड़ता है हमें। इन चीज़ों को ना लेके यदि कुछ खान पान में जो फूड वगैरह फ्रूट वगैरह है तो वो इसकी जगह बोल लें तो हाँ, यदि आप डॉक्टर देखो सजेशन करें तो। न्यूट्रिशन के लिए आप अगर अदर सोर्सेज से बाहर से कोई भी चीज़ें जो हेल्दी अपनी रहती हैं, फल फूल का जो बोल रहे हैं आप या ड्राई फ्रूट का बोल रहे हैं, इन चीज़ों से लो तो और बेस्ट है। हमने तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही किया था ट्रांसप्लांट के बाद, हमने इन पे फोकस ना करके इन चीज़ों को बढ़ाया था जो आप बोल रहे हैं। वो जो नेचुरली हमें मिले वो ज़्यादा परफेक्ट होती है। बाकी आप हार्मोन्स कंट्रोल के लिए तो आपको फिनेस्टाइड लेनी पड़ेगी। कई क्लिनिक नहीं देते, आपने सुना होगा कई लोग बोलते कि हम नहीं देंगे, तो वो उस कंडीशन में ठीक होता है। जैसे वो लोग बोल भले ही देते, बाकी वो बाद में देते जब आपके बाल नहीं आएंगे तो आप खुद ही स्टार्ट कर दोगे इस चीज़ को, वो बताते नहीं, बट हम पहले से बता के देते कि देंगे। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठा रहा है या डर रहा है तो फिर मिनॉक्सिडिल के साथ दे देंगे वैसे लगाने के लिए। खाओ मत, फिर सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे मैं कह रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं और लाखों लोग और करोड़ों लोग, जैसे हज़ारों लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि यदि डॉक्टर बोले डॉन एरिया से 3500 ग्राफ्ट हम निकाल के लगा रहे हैं तो वो काउंट कैसे करेंगे? उसमें से कुछ डैमेज भी हो जाते हैं तो उसको स्टोरेज के लिए यहाँ पे मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड क्या की जाती है, कैसे उसको सेव किया जाता है, इसके बारे में कुछ बताइए हमको। अच्छा, कि आप सबसे पहले ग्राफ्ट की अकाउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि हम तो पैसे जो दे रहे हैं हाँ के हिसाब से दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 20, 25 या 30 या 35 इस तरह से सोशल मीडिया में आप लोग को पर ग्राफ्ट के हिसाब से कॉस्ट दी जा रही होगी, बताया जा रहा होगा। लेकिन ये सबको डाउट रहता है कि यार यदि हम 3500 ग्राफ्ट दे दिए डोनर एरिया से तो वो 3500 लग रहे हैं मतलब ट्रांसप्लांट एरिया में कि नहीं लग रहे हैं, उसमें हो सकता है 2000 लग रहे हों, 1500 लगा रहे हों और आप दे रहे हैं 3500 ग्राफ्ट के पूरे पैसे। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, पूरा एक्सप्लेन करिए। देखो इसमें क्या है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट की स्टडीज़ हुई हैं, कुछ बुक्स हैं, उनमें आप जाकर देखिए, ग्रेड ऑफ वेलनेस का एक चार्ट होता है पूरा, ठीक है, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ उन लोगों को। इस चार्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आपके ग्रेड कौन सा है। ठीक है, उस ग्रेड में जैसे आपका 5 ग्रेड के ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, तो सबकी स्कैल्प साइज किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो 500 ग्राफ्ट ऊपर नीचे हो जाती है स्कैल्प साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो लगभग जैसे आपको 3500 ग्राफ्ट बताए गए, अब आपका कोई बंदा अंदर तो बैठेगा नहीं और आप खुद गिन नहीं पाओगे, ठीक है। 2 चीज़ें तो आपके हाथ से जा रही है, ओटी के अंदर तो आप नहीं गिन पाएंगे, ठीक है। इसमें तो आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, डॉक्टर पे अपने ट्रस्ट कर लिया। दूसरी चीज़, आप खुद वेरीफाई कैसे करोगे? जो ग्रेड ऑफ वेलनेस का चार्ट होता है, उस चार्ट में आप चेक करोगे कि हमें फ्रंट से लेके मिड तक कवर करना है। फ्रंट से लेके मिड तक अगर किसी का स्कैल्प एक स्टैंडर्ड साइज का है तो 3500 ग्राफ्ट आएंगे। अब वो 3500 ग्राफ्ट ही लगे हैं कि नहीं, क्योंकि उतना कवर कोई दूर दूर भी कर देगा, तो आप प्रॉपर एक डेंसिटी देखिए कि डेंसिटी सही है कि नहीं, ग्राफ्ट प्रॉपर उसी दूरी पर लगाए गए कि नहीं लगाए गए। अगर सही डेंसिटी है, फ्रंट से लेके मिड तक कवर किया गया, तो 3500 ही ग्राफ्ट आएंगे। अब आप बोलो बिल्कुल 3500, तो कुछ कम भी हो सकती, कुछ ज़्यादा भी हो सकती। इसमें कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होता कि बिल्कुल हम गिन के ही लगाएंगे, वहाँ जगह नहीं होगी तो क्या लगा देंगे। अगर 100-200 ग्राफ्ट कम होते तो डॉक्टर डिफेंड कर देता, अगर आप किसी ईमानदार अच्छे डॉक्टर के अंडर में हो तो। अगर आप किसी ऐसे क्लिनिक में पहुँच रहे हो जहाँ पर सर्जरी ही एक हो रही, 2 हो रही कभी कभार, तो वो फिर 100-200 ग्राफ्ट को पैसे वापस नहीं करेंगे। जिनके पास रेगुलर वर्क है तो वो कर देते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोग करते हैं, काफ़ी सारे पेशेंट्स वीडियो में भी बोल चुके हैं। क्या है कि ये सिर्फ हम अपने कंक्लूजन दे रहे हैं आपको कि आप इन तरीकों से समझ सकते हो चीज़ों को। तो एक तो आप समझ जाओगे ओरली कि इतना एरिया कवर किया, डेंसिटी ठीक थी, तो फिर 3500 ग्राम। कई लोग ग्रेड के हिसाब से पैसा लेते हैं, ग्राफ्ट के हिसाब से नहीं, इस ग्रेड का, जैसे आपकी ग्रेड का जो एक अमाउंट फिक्स किया, उस ग्रेड के अकॉर्डिंग वो फिक्स ही अमाउंट रखती है कि इतना ही लेना है। आप समझ रहे? समझिए। अब तीसरी बात क्या होती है कि डॉक्टर कैसे पता करते, देखो आपको तो ये पता चल गया कितने एरिया में, डॉक्टर कैसे काउंट करते हैं खुद अपने लेवल पे, ये हमने ओटी के अंदर जाना है। डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले जब स्लिट बनाएंगे तो स्लिट बनाते टाइम जो छेद करेंगे उन छेदों को गिन लेंगे कि इतने छेद में हम ग्राफ्ट लगा देंगे, बिना गिने भी तो उतने छेद में उतने ही लगेंगे जितने किए। और दूसरा क्या होता है कि जब डॉक्टर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एक बार में जैसे शुरू किया उन्होंने तो 200 ग्राफ्ट निकाले, 200 निकाल के रखे, तो 200 करके 400 करके
काउंट करके करते जाते रखते जाते हैं। तीसरा जो उनके पास टेक्नीशियन होते हैं वो ग्राफ्ट को अलग अलग अलाइन करते हैं कि 3 ग्राफ्ट वाला अलग, 2 वाला अलग, 1 वाला अलग। तो वो अलग अलग बाउल में जब रखेंगे तो अलग अलग काउंट करके रखेंगे। तो उनको काउंट इसलिए करना इंपॉर्टेंट होता है कि हमें फ्रंट हेयर लाइन में कितने ग्राफ्ट को डालना है, फिर इसके बाद डबल डबल हेयर वाले ग्राफ्ट को कितने डालना है। तो ये काउंटिंग उनके पास होनी चाहिए, तब तो वो प्रॉपर प्लानिंग से कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब आपको ये क्वेश्चन था कि ग्राफ्ट निकाल के रखेंगे तो क्या सुविधा ऐसी रहेगी कि हमारे ग्राफ्ट खराब ना हो। तो ग्राफ्ट की टाइमिंग एक मान के चलो एवरेज के 6 से 8 घंटे तक रहती है। किसी का वीक डोनर होता है बहुत ज़्यादा, तो फिर उनको क्या करते हैं कि कुछ ग्राफ्ट्स को निकालेंगे, फिर डॉक्टर इसका अमाउंट अलग से नहीं लेना चाहिए, कायदे से कई क्लिनिक में ले लेते हैं। ग्राफ्ट को अलग से निकालेंगे, चिलर वगैरह भी आते हैं तो उनमें भी रखते हैं। आपकी जो पीआरपी के लिए लिक्विड को निकालते हैं तो उनको उसमें रख देते हैं, क्योंकि आपकी जो पीआरपी जो ग्रोथ फैक्टर है उसमें आपके बालों को रखेंगे तो वो थोड़ी खराब होंगे, क्योंकि आपकी ही पीआरपी आपकी स्किन से निकाली गई है, तो उसमें रखते हैं। फिर कुछ कम कम करके लगाते हैं, फिर इकट्ठा करके नहीं लगाते। जैसे आपकी कभी कभार आपने देखा होगा हमारे वीडियो में कि इनकी सर्जरी कल हुई थी, आधा पार्ट हुआ था, अब आधा पार्ट कल होना है। तो ऐसे करके हम वीडियो डालते हैं। तो वो केसेस ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि इसके ग्राफ्ट वीक है, तो इनको आज आधे निकाल के लगा दो, कल आधे निकाल के लगा दो। लोग इसी नाम पे ही पैसे ज़्यादा ले लेते हैं लोगों से। बट हमारे यहाँ एक बार जो आपकी अमाउंट की बात हो गई, अब आपको 1% इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना। जो हमने आपको मैसेज डाल के रखा, ना तो आपको यहाँ कोई अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट की बात करी है, ना कुछ किया, बिल्कुल फिक्स अमाउंट उतना ही ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, मेरा हो रहा है या अदरवाइज अदर पर्सन का भी हो रहा है, ठीक है। तो कुछ केसेस ऐसे आए हैं सामने कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं कि मतलब एक डेंजर टाइमिंग आ जाती है, मतलब पेशेंट की हालत थोड़ा नाजुक हो जाती है ना। तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन आने पे यहाँ पे क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है इमरजेंसी के लिए? देखो, सबसे पहली बात कि इस प्रोसीजर में जैसे हमने खुद अपनी पर्सनली देखे हैं, तो हमने लगभग 500 के आसपास केस कराए होंगे अभी तक हमारी नज़रों के सामने। बाकी अदर जो होते हैं तो ठीक है, आज तक तो कभी इमरजेंसी नहीं आई। ठीक है। अब इमरजेंसी आने की चांसेस क्या होते हैं, किसी क्लिनिक में इमरजेंसी आती है तो क्यों आती है, उसके पहले रीजंस जानो, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्या सुविधाएं हम रखते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि आप जैसे किसी टेक्नीशियन के अंडर में नहीं हो, डॉक्टर के अंडर में हो। डॉक्टर जब होगा तो डॉक्टर पहले सारे ट्रीटमेंट पहले ही आपके ब्लड टेस्ट करा के चेक कर लेगा कि आप ब्लड से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं है, बीपी से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं है, आपकी बॉडी में कोई भी ऑर्गन कोई फेलियर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एनएससीसी आपको प्रॉपर सही जो कंसंट्रेशन होता है उसका उस कंसंट्रेशन में आपको लगाया जा रहा है कि नहीं लगा रहा है। ये सब चीज़ें क्या होती है, डॉक्टर पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ कि डॉक्टर प्रॉपर डॉक्टर ही होना चाहिए, ये नहीं कि डॉक्टर के अंडर में कोई डॉक्टर आपका ये सब काम करे। ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम पहले बच के चल रहे थे, सब कुछ ठीक था, सर्जरी स्टार्ट करी है, हजारों सर्जरी डॉक्टर ने कर दी, आज तक कभी ऐसा केस नहीं आया। अब बाई चांस कोई केस आ जाता है, इंसान काँप रहा है या उसको चक्कर आ रहा है या सिर में दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, कोई भी इसी टाइप के आ सकते हैं। और बड़ी तो कोई है, क्योंकि ये सर्जरी सिर्फ बड़ी कब लग रही है आपको, अभी। सर्जरी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आप उस दिन बताओगे कि यार इतना छोटा काम था, इतना स्किन पे ही काम होना था, इतना क्यों डर रहे थे। जैसे आप अभी आपको इतने सब क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने अभी ये तक ये देखी नहीं। ठीक है। तो ये पूरी कहानी। अब जैसे कभी ये इमरजेंसी आती है, जैसे क्या आ सकती है इमरजेंसी, यही सब आ सकती है जो हमने आपको बताई है कि चक्कर आना, ये सब। तो डॉक्टर खुद ही इतने प्रॉपर हैं, MBBS इनकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है कि आप किसी बड़े नर्सिंग होम में भी जाओगे तो वहाँ पर इस क्वालिफिकेशन की डॉक्टर नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर खुद ही है अपने आप में। अब इसके लिए क्या मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो जो हमें हमेशा मॉनिटर करने, तो मॉनिटरिंग मशीन है हमारी जो इसको कर सकती है हैंडल। और इसके अलावा मेडिसिन ही होती है मैन, तो मेडिसिन डॉक्टर इतने क्वालिफाइड हैं कि आपको मेडिसिन वो वाली प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उनको हर टाइप का नॉलेज है। जैसे टेक्नीशियन होगा, टेक्नीशियन को सिर्फ ट्रांसप्लांट का नॉलेज होगा, उसको ना तो आँख का, ना आई का, ना नोज का, किसी चीज़ का नहीं। मगर MBBS डॉक्टर के एकदम क्वालिफाइड होता है, उसको सारे ऑर्गन्स की जानकारी होती है, सारे ऑर्गन्स की एक प्रकार से नॉर्मल ट्रीटमेंट तो करने आते हैं। फेलियर का तो कोई ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, स्किन से संबंधित है, लगाएंगे, स्वेलिंग आई उसको हमें फेस करना, तो उसको तो हम कर ही लेते हैं, कोई होता ही नहीं। आज तक कभी आपने केस ही नहीं देखा होगा। अभी आप एक पेशेंट से मिले थे तो उन पेशेंट ने आपको बता ही दिया था कि स्वेलिंग नहीं आई थी। आपने खुद सामने ही देखी, और पेशेंट कितना नॉर्मल था आपने खुद देखा। हेड वॉश के बोलिए जो पट्टी लगती है उसको
निकलवाने आया था, तो मैंने उनसे बात की। उन्होंने बोला कोई स्वेलिंग नहीं आई, और बिल्कुल जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ उसी तरह वो बात कर रहे थे। बिल्कुल नॉर्मल। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गर्मी का समय चल रहा है, सीज़न चल रहा है, मैं गर्मी में आया हूँ कराने, गर्मी का समय चल रहा है, तो जैसे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि सर पे पसीना भी आएगा, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, या मैं कैप पहनूं, या मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं कुछ भी, तो उसको मैं किस तरह मैनेज करूं गर्मी की सीज़न में। ठंड में तो ठीक है, गर्मी की सीज़न में क्या करूं? देखो, इसको मैं बताऊं, सबसे पहला एग्जांपल कि मैंने 2 मई 2022 को कराया था, अभी अप्रैल चल रहा है, इससे और ज़्यादा गर्मी में मैंने खुद कराया था। ठीक है, मेरी वीडियो पहले से लेके अभी तक की सारी डली हुई हैं, यूट्यूब पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने एक एक दिन के डाले 10 दिन तक की, क्योंकि मुझे ये टेंशन थी कि गर्मी में मैं कराऊंगा तो कोई इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे बड़ी बात कि जब आप जिस क्लिनिक से करा रहे हो वहाँ पर आपके प्रॉपर जितनी भी चीज़ें यूज़ की जा रही हैं वो प्रॉपर स्टरलाइज की जा रही कि नहीं करी। ठीक है, पहली चीज़। अगर आपका बिल्कुल मतलब बहुत अच्छे से ट्रांसप्लांट हुआ, कैसे हाइजीन तरीके से, अगर हाइजीन तरीके से ट्रांसप्लांट हुआ है तो पहली बात तो इन्फेक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाद में मेडिसिन काम करेंगी। तीसरी चीज़ के पसीना आने से कोई आपको इन्फेक्शन हुआ कि नहीं? पसीना आपकी बॉडी के अंदर था तो वो तो इन्फेक्शन अंदर भी दे सकता था। पसीना आपकी बॉडी से बाहर निकल के आया तो क्या इन्फेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता उस पसीने से। उस पसीने के इकट्ठे होने के बाद वहाँ कचरा जमा होगा, उस कचरे से इन्फेक्शन हो सकता है। आप समझे बात को? तो देखो, हम जब ट्रांसप्लांट कराते हैं, ट्रांसप्लांट के 6 दिन तक तो हमें सलाइन वाटर यूज करना होता है, दूसरा और सलाइन जाता ही नहीं, सलाइन पसीने में मिक्स होता है, तो उससे कोई हमें परेशानी तो हो ही नहीं सकती बॉडी में। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही आपका हेड वॉश हो गया, आप सब नॉर्मल हो गए, अब आपको क्या करना, सुबह शाम आप वैसे ही क्लीन करोगे, दोपहर में पसीना अगर आ रहा है तो उसको रुमाल से साफ कर लो, आपकी स्किन वैसे ही 6 दिन बाद नॉर्मल हो जाएगी, तो इन्फेक्शन का कोई चांस ही नहीं है। थोड़ा हमारा घाव खुला रखा है 6 दिन तक या 1 महीने तक, घाव तो आपका वैसे ही तीसरे चौथे दिन में सूख जाएगा, क्योंकि आपको दवाइयाँ इतनी अच्छी दी जाएंगी। आप समझ गए? कि गर्मी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस पर। तो जो अंकित डॉक्टर साहब हैं, तो इनका कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल से ट्रांसप्लांट? देखो, इनका जो ट्रांसप्लांट का आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो इनका अभी अपडेट नहीं डला हुआ है, लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस तो लिखा हुआ है। लगभग 7 साल के आसपास कुछ भोपाल में करते हुए हैं। बाकी इन्होंने जब ट्रेनिंग ली या बाहर जब इन्होंने काम किया है दूसरे अदर सेंटर्स में, तो वहाँ पर इनको लगभग 10 साल टोटल मान के चलिएगा, इतना टाइम हो गया। मैं और बताना चाहूँगा, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, जो डोनर एरिया से ग्राफ्ट लिए जाएंगे वो दोबारा नहीं आएंगे, चाहे वो बियर्ड के हों या पीछे वाली बैक साइड के हों, वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो जड़ सहित लगाया जाता है ना। तो इसमें ज़्यादा लंबी बात करने से वो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले और भी हमारे सज्जन हैं, हमारे भाई हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक सही डॉक्टर और सही क्लिनिक की, जैसे मुझे हो रही थी। मैंने बहुत सर्च किया सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह सर्च किया कि कहाँ करवाऊँ। सबसे बड़ा दूसरा सवाल क्वेश्चन ये कि डर, क्योंकि कई लोगों के मुंह से सुना, कई लोगों की बातें सुना कि अरे यार भाई, हेयर ट्रांसफर कराने से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी हुआ नहीं है मेरा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जिस दिन हो जाएगा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अपन शाम को बात करेंगे ना इस बारे में। यदि हो जाएगा, मेरा ये डाउट है, अभी भी लोगों में डर है कि वहाँ से बाल निकाल के शायद है ना खोपड़ी के अंदर तक जाती है, मस्तिष्क के पास चली जाएगी, यदि सुई चली जाएगी तो माइंड डैमेज हो जाएगा, साइड इफेक्ट रहता है। मेरा हो जाएगा शाम को, इसके बारे में बताऊँगा। इसके बारे में थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए, इनका हो चुका है, ये खुद बता देंगे। अच्छा, कि इससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या नहीं होता है, उनका डर है, और सही क्लिनिक कैसे पहुँचे, है ना। ये वाला क्लिनिक आपको जो सूटेबल लगे आप वहाँ चले जाएं। लेकिन मुझे 6 महीने मैंने सर्च किया, 6 महीने सर्च करने के बाद मैंने ये चूज़ किया। डॉक्टर्स की डिग्री, डॉक्टर्स हैं जो उनके एक्सपीरियंस, उनकी फैकल्टी है ना, उनके टेक्नीशियन, उनकी टीम, पूरी सर्च करने के बाद मैं भोपाल आया हूँ जबलपुर से। तो जो हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं और जो उनका डर है, तो उनके बारे में थोड़ा प्रवीण भाई बताएंगे, क्योंकि उन्होंने करवाया है, उनको समथिंग 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कितने हो गए? हमें 4 साल हो जाएंगे। 4 साल 4 ईयर हो गए हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे अभी हम टच करते तो ऐसा लगता है कि उनको कुछ लेयर ही ना हो, सीधी स्किन उसी पर रखी हो, हड्डी पे। ठीक है। इसके बाद आपकी इतनी बड़ी वॉन होगी, वॉन के बाद आपका हेड जो अंदर मेन मस्तिष्क होता है उसके ऊपर भी लेयर्स होती हैं कुछ, फिर उसके बाद आपका मेन ब्रेन होता है।
तो पहली बात ब्रेन तक पहुंचने के लिए तो कम से कम इतना अंदर तक ड्रिल होगा तब ब्रेन तक पहुंचेगी। और सुई इतनी छोटी होती है जो स्किन पे काम करती है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया देंगे और साथ में एनएस जो बोतल चढ़ती है कभी बुखार वुखार होता है उस एनएस को भी डालेंगे। तो बलून जैसी वो स्किन क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है। जैसे ही वो स्किन फूलेगी तो फिर उस स्किन पे जब हम काम करेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर होगा, स्कैल्प में भी टच नहीं होगा। मतलब कि आपकी जो स्किन की जो मोटाई है उस पूरी मोटाई को भी नहीं भेद पाएगी जो सुई। और जब एक्सपीरियंस अनुभवी डॉक्टर होते हैं तो उनको भी पता होता है हमें कितने डीप में उसको डालना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को डालते हैं तो पहली बात तो आपकी स्किन पे काम होगा, आपके ब्रेन या ब्रेन के अंदर या हड्डी बोन किसी भी चीज़ पे काम नहीं होगा, बहुत ऊपर होगा। इसका मैं अगर स्ट्रक्चर मिल जाऊंगा तो मैं वीडियो में डाल दूंगा तो वो भी सामने दिखेगा कितने लेयर के बाद काम करना पड़ता है कि नहीं। ये चीज़ हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन आपका था कि दिमाग पे क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो इस चीज़ से दिमाग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें तो 1% भी कभी भी नहीं लगा कि हमें थोड़ा बहुत अनबैलेंस हो रहे हो या कोई चीज़ सोच नहीं पा रहा हूँ। हम आपको बताएं कि जब हम पढ़ाई करते थे तो पहले जो चीज़ें नहीं बनती थी और ट्रांसप्लांट के बाद इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि चीज़ों में बहुत अच्छे से मन लगने लगा। नहीं तो पहले पढ़ने बैठते थे 2-3 बार पहले ही कर जाते थे पढ़ाई नहीं कर पाते थे। ये कंडीशन थी हमारी, ठीक है। और जब बाद में ये समझ लो कि ट्रांसप्लांट हुआ, कॉन्फिडेंस आया, दिमाग और ज़्यादा तेज चलने लगा। आप हमारी पुरानी वीडियो देखा, पुरानी वीडियो में रोते जैसे बात करते थे हम, आप देखना कभी जैसे अभी ठीक है। तो ये कंडीशन थी और बाद में अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब चीज़ें बदल गई। अब दूसरा, सिर में दर्द या कैंसर या ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं, आज तक कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर देखने मिला होता तो आज हम भूल ही जाते, हम आपको क्या बात करते हैं आपसे, है कि नहीं। सही इतनी सब चीज़ें मुझे क्यों याद हैं उस टाइम की, क्योंकि मुझे पता है ना कि कुछ बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर, सिर्फ स्किन पे होना है, अंदर होना ही नहीं है। और इसमें जो है ट्रांसप्लांट होता है तो दर्द होता है, जो पेन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दीजिए। दर्द का कुछ नहीं है। जब आप जैसे जाते हो आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। कभी आपने पीआरपी अगर कराई हो तो पीआरपी में जो पेन होता है सेम उतना पेन होगा, वो भी कितना 1 मिनट तक के लिए। और फिर उसके बाद जब एनएस अंदर भर जाएगा और जो एनेस्थीसिया लग जाएगा फिर तुरंत दर्द होना बंद हो जाएगा। अभी हम ओटी में आपसे बात करेंगे, वो वीडियो शेयर करेंगे तो उन लोगों को खुद पता चल जाएगा, आप खुद ही बता दोगे कितना दर्द हो रहा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब हैं जो अंकित जैन डॉक्टर साहब, अभी तक कितने मतलब पेशेंट, कितने लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट? अभी 1500 प्लस सर्जरी का एक बार सेलिब्रेशन किया था हम लोगों ने, शायद 1 साल से ज़्यादा हो गया जी। अब 2000 के ऊपर पहुँच गया होगा लगभग। अभी एक बार और सेलिब्रेशन होना है। अच्छा, तो वो उसका भी वीडियो शेयर करेंगे तो आप भी देखोगे, ये लोग भी देखेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ और जो भी है जानना चाहते हैं कि जो ये क्लिनिक है ओनली भोपाल बस में है कि इसकी ब्रांच कहीं और भी है? इनकी लगभग 14 ब्रांचेस हैं, ठीक है, अंकित सर की, ठीक है। तो हर ब्रांच के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, उनका अपना अपना अनुभव होता है। आपको जिन डॉक्टर का अनुभव ज़्यादा अच्छा लगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लगे तो आप वहाँ से ट्रांसप्लांट कराएं तो बेस्ट है। मैं कभी किसी को ऐसे मिसगाइड नहीं करता। मुझे ये लगता है कि मैंने जिनसे कराया वो ठीक है, बाकी और भी जैसे इनकी ब्रांचेस हैं तो बाकी सब एक ही जगह से उनका ट्रेनिंग हुई है, तो लगभग सबका एक्सपीरियंस एक जैसा हो सकता है। मतलब 14 ब्रांचेस हैं? हाँ, 14 ब्रांचेस हैं। उनकी ट्रेनिंग यहाँ हुई है? नहीं, उनकी ट्रेनिंग नहीं, इनकी सब एक जगह हुई है। अच्छा। इनकी जो हेड ब्रांच है गुजरात में है जी, तो वहाँ से ही सारे डॉक्टर्स ट्रेंड हुए हैं। हाँ, तो जैसे ये लगता है अंकित जैन सर हुए और अदर डॉक्टर है ना, इस तरह अपने अपने क्लिनिक है ना ओपन किए हेयर ट्रांसप्लांट के ना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप, है ना। हाँ, तो मतलब हमारे ये है कि बाकी सबके अनुभव अच्छे हैं। हाँ, मुझे अभी तक कभी किसी का गड़बड़ नहीं लगा और सारे मैंने और भी पेशेंट से बात की, कोई अदर ब्रांच में भी कराया था तो बहुत अच्छा होता, कोई दिक्कत नहीं। मैं टू इंडिविजुअल अंकित जैन सर हैं जो उनकी बात कर रहा था कि इनकी खुद की मतलब वही अदर ब्रांच है? नहीं, ये खुद एक ही जगह पकड़ते हैं। कहीं यदि अदर ब्रांच हो और वहाँ के एरिया के कोई अपना सज्जन हो तो वो कराना चाहे तो आराम से यहाँ ना आना पड़े, वहीं करा ले वो। इसके लिए मैं पूछ रहा था कि शायद यदि हो तो। नहीं, इनका सिर्फ ये मतलब भोपाल में 14 जो क्लिनिक मतलब ब्रांचेस हैं, तो सर के साथ जो मतलब वहाँ पे काम किए हैं, मतलब पढ़े जो भी करे हैं, मतलब उसके हिसाब से सभी डॉक्टर जैसे अंकित सर यहाँ पे हैं और जो 13 बचे तो वो अलग अलग शहरों में अपने अपने ब्रांच इसी तरह ओपन कर लिए हैं, है ना। किसी का नाम कुछ और है, किसी का नाम कुछ और है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे और भी जानकारी लगती है हमारे दर्शकों को कि
कोई 35,000 में कर रहा, कोई 30,000 में कर रहा है ना। और जैसे हम कर रहे हैं, हमारे ग्राफ्ट के 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लग रहे हैं। और अदर जो जैसे क्लिनिक वाले हैं और डॉक्टर लोग, और यूट्यूब में आप लोग सब देखते होंगे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कि अरे हम 30,000 में करवा लेंगे, इतने ग्राफ्ट हम 30,000 में लगा आपको करके दे देंगे हेयर ट्रांसप्लांट। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बताइए, इसलिए क्योंकि क्या है कि हमारे जितने सज्जन हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम 1 लाख रुपये क्यों दें, जब हमारा 30,000 में हो रहा तो हम 1 लाख रुपए क्यों दें। सही बात है ना। और हम उतनी दूर क्यों जाए, हमारे शहर में तो 30,000 में हो रहा, 25,000 में हो रहा, हम क्यों दें 1 लाख रुपए, हम क्यों दें 1.5 लाख रुपए, इसके बारे में बताइए, है ना। देखो इसका सीधा सिंपल सा आंसर ये है कि आप पहली बात कि किस डॉक्टर से करा रहे हैं, डॉक्टर से करा रहे हैं, टेक्नीशियन से करा रहे हैं। जो टेक्नीशियन कभी 8-10 हज़ार की जॉब करता था, उसने कभी कोई इसकी पढ़ाई नहीं करी, वो इंसान कर देगा तो वो तो आपका 20,000 में भी कर देगा, क्योंकि उसको 8,000 मिलते थे, 20,000 12,000 का फायदा हुआ ना सीधा सीधा। तो टेक्नीशियन से अगर कराओगे आप तो आपका ट्रांसप्लांट 20,000 में भी बहुत आराम से हो जाएगा। आप समझ गए बात को। और इसके अलावा दूसरा है कि जैसे कई लोग, आपने बोला 35,000, तो 35,000 जहाँ पे हो रहा 35,000 में, तो वो वैसे ही ट्रांसप्लांट कहीं 20 में भी हो रहा, कहीं 15 में भी हो रहा। आप कंपेयर करना तो वहाँ दोनों जगह टेक्नीशियन है। अगर आप डॉक्टर की बात करें, जैसे अपन ने डॉक्टर के बेनिफिट्स जो गने थे कि डॉक्टर के साथ करने से क्या फायदे होते हैं, तो जो डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट करेगा, तो जैसे हमारे यहाँ जो कॉस्ट पे करता है, तो कहीं अदर जगह पर डॉक्टर उसके लगभग डबल प्राइस में ही करेगा। तो डॉक्टर में फर्क होता है, टेक्नीशियन डॉक्टर में अलग फर्क होता है। आप समझ गए बात को। अब चीजें क्या रहती है कि भाई टेक्नीशियन भी तो कर रहा है, वो भी तो कर सकता है कि नहीं। तो टेक्नीशियन जो ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो उसने तो ना तो कभी उसकी पढ़ाई करी, उसने सिर्फ डॉक्टर के साइड में बैठ के सीख लिया, तो वो कर रहा है। कभी कोई इमरजेंसी आती है तो वो हाथ खड़े कर देगा। जैसे कि आपने कानपुर वाला कांड सुना होगा, वहाँ पे जो डेथ हुई थी, तो वो इसी कारण हुई थी कि वो डेंटिस्ट डॉक्टर थी, तो एज अ टेक्नीशियन उन्होंने किसी के अंदर काम किया और सीख के उन्होंने ट्रांसप्लांट किया। केस बिगड़ा तो संभाल नहीं पाई। अगर आप किसी डॉक्टर के अंडर करोगे तो उनको पूरी बॉडी के ऑर्गन्स का पता है, पूरा नॉलेज, उन्होंने कई सालों उस पर पढ़ाई करी। डॉक्टर सिर्फ किस लिए पढ़ाई करते हैं कि आपका काम करने से अच्छा आपको बचा सके, मतलब आपको सुरक्षित आपका काम कर सके, इसके लिए डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, ना कि इसके लिए करते हैं कि आपका काम अच्छा करें। वो तो ठीक है, अलग है, बाकी काम तो टेक्नीशियन भी अच्छे कर सकते हैं, बट हमें बचाव ज़्यादा, हमारी सुरक्षा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बाल लाने से अच्छा सुरक्षा अगर गड़बड़ होगी तो वो चीज़ें गड़बड़ और लग जाएंगी। सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल तो आते जाते रहेंगे। आपकी आप बहुत, मतलब आपकी जान बहुत मायने रखती है। हाँ। और ट्रांसप्लांट के बाद तो रिजल्ट बताता है और आपके हैबिट बताती है। मैं प्रवीण भाई, आप हमसे और कुछ पूछ सकते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें हमसे ही पूछ ली, ठीक है। बाकी अच्छे क्वेश्चन थे आपके, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक किसी पेशेंट ने नहीं क्लियर की थी, और आप बहुत अच्छे पेशेंट हो कि आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हो। मैं भी चाहता हूँ कि सारी चीज़ें इतनी क्लियर रहें पहले ही दिन, तो फिर बाद में तो उसको कुछ आके पूछना ही नहीं, सीधा ट्रांसप्लांट ही कराएगा, है कि नहीं। और इसमें एक चीज़ और मुझे बताना था, एक पॉइंट रह गया था कि जैसे डॉक्टर से कराते, टेक्नीशियन से कराते, डॉक्टर के रिजल्ट अलग दिखते हैं, टेक्नीशियन के अलग दिखते हैं। डॉक्टर का अनुभव अलग होता है, टेक्नीशियन का अनुभव अलग होता है। डॉक्टर जो आपकी सुरक्षा को ध्यान में रख के काम करेंगे, टेक्नीशियन अलग रखेंगे। टेक्नीशियन एक जगह पर 10 भी हो सकते हैं, 10 में से कौन सा अच्छा करे ये पता नहीं। बड़े बड़े क्लिनिक में टेक्नीशियन, जहाँ पर 10 सर्जरी चल रही है, वहाँ पर टेक्नीशियन ही काम कर रहे हैं, डॉक्टर नहीं काम कर रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर आए हो तो यहाँ पर डॉक्टर करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सर्जरी करेंगे। आप समझ गए बात को। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हो जाती कि जो बहुत ध्यान रखना है, सुरक्षा को भी लेकर, रिजल्ट को भी लेकर। और तीसरी बात, आपका डोनर सिर्फ एक ही बार यूज़ हो सकता है, तो एक बार में अगर कोई टेक्नीशियन ने खराब यूज़ कर दिया तो आपका तो ट्रांसप्लांट खराब हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे। तो उस जगह पर हमें रिस्क वो लेना ही नहीं, क्योंकि एक बार मौका मिला, वो भी अपन ने गलत इंसान के अंडर में पहुंच गए, 20-25 हज़ार के चक्कर में खराब करवा लिया, तो फिर डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएगा। हमारे पास ऐसे कई पेशेंट आते हैं जिनको मना करना पड़ता है कि आपने टेक्नीशियन से तो खराब करवा ही लिया, अब डोनर है नहीं, मैं कैसे करूँ, ट्रांसप्लांट हो ही नहीं पाएगा। बस ये चीज़ें आ गई आपको पूरी चीज़। बिल्कुल 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 सोच समझ के चूज़ कीजिएगा आप लोग, है ना। बहुत सोची समझ के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक बार आपका डोनर चला गया तो पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन फिर भी डोनर एरिया यदि वो हो गया तो आप दोबारा ट्रांसप्लांट नहीं करवा पाएंगे। सस्ते के चक्कर में जाएंगे कि बहुत कॉस्ट बहुत कम लग रही है और वहाँ पे हम करा लें टेक्नीशियन से वगैरह, है ना। हमारे प्रवीण भाई वगैरह बता रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत सोच समझ के हमने 6 महीने बिल्कुल पूरी तरह सर्च किया, तब मैं भोपाल आया हूँ। जबलपुर से मैं भोपाल आया हूँ कराने, है ना। कॉन्फिडेंस आया, बिलीव हुआ इन पे, और डॉक्टर साहब से अभी बात हुई, पूरी तरह मतलब सेटिस्फाई हुआ मैं। तब मैं आगे जो भी इनके साथ जो भी इनका प्रोसीजर रहेगा वो अपन बताएंगे। और हमारे प्रवीण भाई
लगातार वीडियो डालते रहते हैं और बताते रहते हैं, पूरी एक एक चीज़ बता देते हैं का कैसा है का कैसा नहीं है। और आगे फिर अब प्रवीण भाई पूरा बताएंगे। प्रवीण भाई आप बता दीजिए, आप पूरा जो भी करना है। तो देखो इनका जो भी आज का प्रोसीजर रहेगा, वीडियो काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारी क्वेश्चंस क्लियर किए और वाकई में ऐसे ही सारी चीज़ें पहले से क्लियर होना चाहिए। और जैसे ही इनकी जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इनकी जो सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी, तब हम लोग एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि सर्जरी के बाद का अनुभव ये ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि जब मैंने कराया था तो मुझे इतना नहीं था, इतने सारे क्वेश्चन इन्होंने कर लिया है, मुझे भी ज्ञान नहीं था इतना जितना आपने पहले कर लिया, ये समझ लो। अभी भी मैं थोड़ा सा डर रहा हूँ, मेरी सर्जरी अभी हुआ नहीं ट्रांसप्लांट, लेकिन मेरे को एक फियर है, मतलब मेरे को डर लग रहा है कि पता नहीं ज़्यादा पेन ना हो, दर्द ना हो, कैसा है, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए, है ना। वैसे ही थोड़ा सा ब्लड कम है मेरे में, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो का कैसा है। मैंने थोड़ा सा यूट्यूब में वगैरह, फेसबुक में वगैरह हेयर ट्रांसप्लांट का देखा है ना, कौन सा शार्प यूज कर रहे हैं, कितने पॉइंट का कर रहे हैं, है ना। और जैसे इन्होंने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड केस हुए थे, कानपुर वाला की डेथ हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, तो उस पेशेंट की गलती की वजह से हो गई थी। ये सच में उस पेशेंट की गलती की वजह से हुई थी, ऐसे केसेस नहीं होते हैं, उसने खुद गलती की थी। और आज इनकी सर्जरी होगी तो वो हम आपको दिखाएंगे, और लाइव सारी चीज़ें अभी ओटी के अंदर की चलेगी। ठीक है, तो फिलहाल अब लेट नहीं होते हैं, अब इनकी सर्जरी भी करवाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आप लोगों को वो वीडियो का नोटिफिकेशन भी आ जाए। और शायद आप सर्च भी कर लेना, नाम याद रख लेना आप चैनल को, क्योंकि कई लोग सब्सक्राइब करना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो फिर भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।